आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के तहत हम सब मूल अधिकारों से संबंधित कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। मूल अधिकारों का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके कुछ सिद्धांत मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो जिन लोगों ने मूल अधिकार के हमारे लेक्चर पढ़े हैं या आप अपने ऐसे भी पढ़े होंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 13 है। तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को संरक्षण देता है। अनुच्छेद 13 आपने पढ़ा है, आप उसको देखेंगे। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून, कोई अधिनियम, कोई उपनियम, कोई विधि, कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई आदेश या कोई ऐसी प्रथा जिसमें विधिक बल हो, ऐसी सभी कानून, ऐसे नियम, अधिनियम, उपनियम उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं। इसका सरल मतलब ये है कि मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये मानव के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व होते हैं और ये राज्य के खिलाफ दिए गए हैं। राज्य इनको छीन नहीं सकता, ये चर्चा हुई है। हाँ, एक चीज़ है कि मौलिक अधिकारों पर युक्त संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं और एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच में एक टकराव रहा है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है और अनुच्छेद 368 संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को बताता है। तो उससे जुड़े हुए भी कुछ सिद्धांत हैं और अनुच्छेद 13 से जुड़े हुए भी कुछ सिद्धांत हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। और फिर इससे संबंधित 3 प्रमुख वाद हैं। एक शंकरी प्रसाद मामला है, एक गोलकनाथ मामला है और एक केशवानंद मामला है, जिसको मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों में एक चीज़ निकल के आती है, न्यायिक पुनर्विलोकन। इसको आप न्यायिक पुनर्विलोकन भी कह सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको अंग्रेजी में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ज्यूडिशियल रिव्यू इसको आप कहेंगे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन या ज्यूडिशियल रिव्यू क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ये न सिर्फ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है, बल्कि ये संपूर्ण संविधान के संदर्भ में भी है। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि हमारे संविधान का संरक्षक या गार्जियन कौन है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, उन मौलिक अधिकारों को संरक्षित भी किया गया है, न्यायपालिका द्वारा भी संरक्षित है। संविधान प्रदत्त हैं और न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हैं। यानी कि अगर कोई भी सरकार या संसद, जिसको आप विधायिका कहते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को युक्त संगत तरीके के अलावा मनमाने तरीके से प्रतिबंधित या सीमित करने का प्रयास करेगी, तो न्यायपालिका हमारे अधिकारों को सुरक्षित करती है। यह न्यायपालिका में हम जा सकते हैं और अनुच्छेद 13 के साथ साथ 32, 226 जैसे अनुच्छेद हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, यह न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का सरल मतलब है, ज्यूडिशियल रिव्यू का सरल मतलब है, देखिए इसके 2 मामले होते हैं या इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन में 2 मामले आते हैं। जैसे अगर आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 पढ़ेंगे, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है या पुनर्विलोकन का मतलब है कि न्यायपालिका अपने या सुप्रीम कोर्ट अपने जो निर्णय देता है उनकी समीक्षा कर सकता है। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है या जो वो डिसीजन देता है उसकी वो समीक्षा कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। तो कुछ लोग केवल रूढ़ अर्थ लेते हैं कि पुनर्विलोकन का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो हमारा है, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। तो एक अर्थ तो इसका ये होता है। और हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनर्विलोकन को अनुच्छेद 137 में बताया गया है। लेकिन इसका दूसरा मामला ये होता है, केशवानंद भारती मामले में जब मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया गया, तो न्यायपालिका हमारे संविधान के संरक्षक है। इस नाते ये बात बताई गई कि यदि कोई भी कानून संसद द्वारा बनाया जाए, चाहे वो अध्यादेश हो या कार्यपालिका का कोई आदेश हो, यदि वो हमारे मौलिक ढांचे को प्रभावित करता है तो उसकी समीक्षा की जाएगी, और यदि वो मौलिक ढांचे को प्रभावित करता है तो उसे समाप्त भी घोषित किया जा सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 137 का एक मामला मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्या कहा गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन हमारे संविधान में कहीं पर एक जगह पे नहीं लिखा हुआ है। अनेक अनुच्छेदों को जब हम मिला करके पढ़ते हैं तब ये निकल के आता है। जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन आता है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। इसके अलावा बीच में और भी कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे 131 से 136, जैसे
अनुच्छेद 131 से 136। इसके अलावा 137 तो है ही, मैंने भी आपको बताया। 245 के बाद के भी कुछ अनुच्छेद हैं जो न्यायिक पुनर्विलोकन को बताते हैं। अब सरल भाषा में न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या है ये जान लीजिए। देखिए, एक न्यायिक पुनर्विलोकन यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। दूसरा न्यायिक पुनर्विलोकन यह है कि यदि कोई विधायिका द्वारा बनाया गया कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया अध्यादेश या आदेश हमारे संविधान के मौलिक ढांचे को प्रभावित करता है और साथ ही साथ अगर वो मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। यानी यदि कोई विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई आदेश हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करता है या हमारे मूलभूत ढांचे को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भी न्यायिक पुनर्विलोकन को आप समझेंगे और संपूर्ण संविधान के संदर्भ में भी आप न्यायिक पुनर्विलोकन को समझेंगे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का सरल मतलब आप जानते हैं कि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून या फिर कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई आदेश यदि हमारे संविधान के मौलिक ढांचे को प्रभावित करता है, साथ ही साथ यदि वो अनुच्छेद 13 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों को भी प्रभावित करता है, तो उसकी न सिर्फ समीक्षा हो सकती है बल्कि उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। ये सही मतलब है न्यायिक पुनर्विलोकन का। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन किसी एक अनुच्छेद में नहीं है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। अब 32 आपने पढ़ा है। 32 में क्या है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमें 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। यही अधिकार हमको अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। हम इसके तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी 32 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यदि हाई कोर्ट में जाना है तो हम 226 के तहत हाई कोर्ट में जा कर के अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गुहार लगा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन का यही मतलब है कि कोई भी ऐसा कानून, नियम, विधि, उपविधि, यहाँ तक कि मैंने बताया उपनियम हो या कोई ऐसी रूढ़ि भी हो जिसको कानूनी बल प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी भी समीक्षा की जा सकती है। और अनुच्छेद 137 में जो पुनर्विलोकन है या रिव्यू है वो दूसरा है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। अब बात आती है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत आया कहाँ से है। तो देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका की देन है और अमेरिका से ही भारत ने इस सिद्धांत को अपनाया है। अमेरिका से ये सिद्धांत हमारा लिया गया है। और अमेरिका में एक बड़ा प्रसिद्ध वाद हुआ था जिसको कहते हैं मार्बरी बनाम मेडिसन वाद। मार्बरी बनाम मेडिसन वाद। तो मार्बरी बनाम मेडिसन वाद में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा अमेरिका में अवस्थापित हुई थी और उस अवधारणा को हम भारतीयों ने भी अपनाया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या मतलब है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में क्या मतलब है, साथ ही साथ उसका मौलिक ढांचे के संदर्भ में क्या मतलब है, इसको आपने समझा कि ये हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि हमारी चर्चा यहाँ पर मुख्य रूप से अनुच्छेद 13 को लेकर के है जो हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देता है। तो और अनुच्छेद 13 के कुछ सिद्धांत आपको और बताते हैं। उसके बाद फिर हम सब ये जानेंगे कि जो अनुच्छेद 13 और 368 के बीच का टकराव था वो क्या था और वर्तमान स्थिति क्या है। तो सबसे पहले मेरी समझ से ये समझे होंगे आप सब कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है और न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत क्या है। इसके बाद हम सब 13 के कुछ अन्य अनुच्छेद 13 से कुछ अन्य सिद्धांत भी निकल करके आए हैं, उनकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अनुच्छेद 13 को लेकर के एक और सिद्धांत है जिसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यह मूल अधिकारों से संबंधित संवैधानिक सिद्धांतों में एक और सिद्धांत है जिसको हम सब कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। कुछ लोग इसको कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अंग्रेजी में जो सेपरेट शब्द है वो यहाँ पे माना गया है। तो पृथक्करण का सिद्धांत या जो हमारा पृथक्करणीयता का सिद्धांत है वो क्या है उसको भी आपको समझना है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत, यानी सरल भाषा में मौलिक अधिकारों को शून्य घोषित करने वाली या उनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि सीमित करने वाली सभी प्रकार की विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं। तो अनुच्छेद 13 इस बात को कहता है। अब इसी में एक सिद्धांत निकला है जिसको कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत या पृथक्करण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है इसको आप समझेंगे।
जैसे मानते हैं कि संसद ने कोई अधिनियम बनाया या कार्यपालिका ने कोई आदेश जारी किया और उस आदेश का संपूर्ण भाग मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है या मौलिक अधिकारों पर सीमित नहीं करता है या सीमित नहीं करता है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या वो पूरा अधिनियम रद्द हो जाएगा या उस अधिनियम के उस भाग को हटा दिया जाए जो मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। मतलब मान लेते हैं कि संसद कोई कानून बनाती है और उस कानून में कोई कुछ खास क्लाज या खास भाग हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या वो संपूर्ण अधिनियम रद्द कर दिया जाए या उस भाग को ही पृथक करके उसको शून्य घोषित कर दिया जाए, शेष अधिनियम को वैध माना जाए। तो इसी को कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। यानी पृथक्करण के सिद्धांत का सरल मतलब क्या है? पृथक्करण के सिद्धांत का सरल मतलब ये है कि यदि कोई अधिनियम या कोई भी ऐसा नियम, उपनियम या कोई भी विधि मौलिक अधिकारों को सीमित करती है और अध्ययन करने पर पाया जाता है कि जो अधिनियम मौलिक अधिकारों को सीमित कर रहा है या प्रभावित कर रहा है वो पूरा अधिनियम मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि उसका कुछ भाग मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, तो पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि पूरे अधिनियम को रद्द न करके सिर्फ उस भाग को अलग कर दिया जाए या उस भाग को हटा दिया जाए जो मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। इसी को पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कोई भी अधिनियम मान लिया बना, एक ही चीज़, एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे कोई अधिनियम बना और उस अधिनियम में 50 धाराएं हैं या 50 बिंदु हैं, जो भी आप समझ सकते हैं, और उन 50 बिंदुओं में से 5 ऐसे बिंदु हैं जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं। तो न्यायपालिका क्या कर सकता है या पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि सिर्फ इन 5 नियमों को हटा दिया जाए, शेष अधिनियम को वैध करार दे दिया जाए। तो इसको कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यानी जितना भाग मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है सिर्फ वही भाग समाप्त घोषित किया जाएगा, शेष भाग को बनाए रखा जाएगा। इसी को पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये मौलिक अधिकारों से उत्पन्न हुआ है, अनुच्छेद 13 की व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। इसको पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद आता है एक और सिद्धांत है जिसका संबंध अनुच्छेद 13 से है, और उस सिद्धांत को हम सब कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। तो आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है? अनुच्छेद 13 में पृथक्करणीयता को पढ़ने के बाद आप इसको समझना है आपको। आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि संविधान के लागू होने की तिथि से, यानी जिस दिन से संविधान लागू हुआ है, उस दिन से वो सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं। और सरल शब्दों में कहें तो हमारा संविधान किस दिन से लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 से। यानी कि जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ है, यानी जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ है उस दिन से ऐसी सभी विधियां, ऐसे सभी कानून समाप्त हो जाते हैं या शून्य हो जाते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं या जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ है तो अनुच्छेद 13 का जो आच्छादन का सिद्धांत है वो उन सभी विधियों को आच्छादित कर लेता है, ढक लेता है, जो मौलिक अधिकारों से विरुद्ध हैं या जो मौलिक अधिकारों को सीमित करती हैं। यानी हमारा संविधान जब लागू हुआ, जैसे मान लेते हैं, उदाहरण स्वरूप समझते हैं कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है कि बंधुआ मजदूरी नहीं होगी या अस्पृश्यता नहीं होगी। पहले भी इनको अवैध ही माना जाता था, लेकिन यदि ऐसा कोई कानून हो जो किसी भी तरीके से, जैसे बहुत सारी दिक्कतें आई आज़ादी के बाद, देवदासी जैसी प्रथाएं या तमाम ऐसी प्रथाएं जिनकी समीक्षा न्यायालय समय समय पर करता है। अभी सबरीमालावाद आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब है कि सबरीमालावाद है जिसमें बताया जाता है कि एक लंबी परंपरा के अनुसार वहाँ पर स्त्रियाँ नहीं जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के मामले की व्याख्या करते हुए माना कि मौलिक अधिकार है किसी भी स्त्री का उस मंदिर में प्रवेश करने का। तो जो प्राचीन विधियां हैं या जो मंदिर की विधि है या जो रूढ़ी है जिसको विधिक बल प्राप्त है वो लागू नहीं होगी और मौलिक अधिकारों ने उनको आच्छादित कर लिया है। सरल मतलब इसका है ये है। यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की तिथि से हमारी जो भी विधियां, जो भी कानून, जो भी रूढ़ियां जिनको विधिक बल प्राप्त है, यदि वो मौलिक अधिकारों को सीमित करती हैं तो वो उसी मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। इसी को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। यानी मौलिक अधिकारों ने उनको आच्छादित कर लिया है। तो इन सिद्धांतों को पढ़ने के बाद अब हम सब अपने मौलिक टॉपिक या मूल मुद्दे पर आते हैं जो हमें बताना था आपको। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच में क्या टकराव है, इसको हमें बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 13 का एक भाग है जो कहता है कि राज्य
ऐसी कोई विधि अधिनियमित नहीं करेगा जो मूल अधिकारों में कटौती या कमी करती हो। यानी यहाँ पर अनुच्छेद 13 में क्या लिखा गया है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि अधिनियमित नहीं करेगा या ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों में कटौती या कमी करती हो। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 13 मौलिक अधिकारों को एक प्रकार से राज्य के या कह सकते हैं विधायिका और कार्यपालिका के अधिनियमों आदेशों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि अधिनियमित नहीं करेगा जो मूल अधिकारों में कटौती अथवा कमी करती हो। ये बात आप समझ रहे हैं। अब हुआ ये कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो आप जानते हैं कि एक हमारा अनुच्छेद आप जानते हैं अनुच्छेद 368, जिसमें क्या है संविधान संशोधन प्रक्रिया। और संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो किसको दी गई है भारत में? संसद को दी गई है। यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन हो सकता है वो संसद द्वारा हो सकता है। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे और 7 मौलिक अधिकारों में जिस मौलिक अधिकार को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद हुए, सबसे ज़्यादा टकराव हुए, वो मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार। यानी यहाँ पर एक तरफ क्या था? संपत्ति का मौलिक अधिकार, और दूसरी तरफ जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, यानी कि हमारे जो है नीति निर्देशक तत्व, उनमें जो 39 खास करके 39B और 39C जैसे अनुच्छेद हैं या 39 खा और गा जैसे जो अनुच्छेद हैं, वहाँ पे जैसे आर्थिक असमानता को दूर करना, समतामूलक समाज की स्थापना करना जैसे पॉइंट थे। तो मामला ये था कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार था, जबकि नीति निर्देशक तत्व तो राज्य के लिए एक निर्देश हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। जहाँ पे मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व तो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देता है, नीति निर्देशक तत्व तो समाज पर बल देता है, सामाजिक और खास करके सामाजिक न्याय जैसे तत्वों पर, आर्थिक न्याय जैसे तत्वों पर बल देता है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय सबसे बड़ा एक मुद्दा था भूमि सुधार का। आप जानते हैं कि एक मुद्दा था भूमि सुधार का। तो भूमि सुधार में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि भूमि सुधार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उस समय भूमि सुधार का सरल मतलब था, एक तो था कि जमींदारी उन्मूलन, और दूसरा था अधिकतम भूमि सीमा का निर्धारण या अधिकतम जोत सीमा का निर्धारण, जिसको आप कहते हैं सीलिंग। जमींदारी उन्मूलन का सरल मतलब था कि जो राज्य और किसान के बीच में बिचौलिया है उसको समाप्त कर देना और ज़मीन को रैयतों को सौंप देना। और सीलिंग का मतलब था कि जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं तो एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर देना ज़मीन की, और शेष बची हुई ज़मीन को अन्य वर्गों में, भूमिहीन वर्गों में बांट देना। तो भूमि आप जानते हैं कि अगर भारतीय संविधान को आप पढ़ेंगे तो भूमि जो है वो राज्य सूची का मुद्दा है। ये क्वेश्चन आप पढ़ते भी हैं बार बार कि भूमि किस सूची का विषय है, तो भूमि राज्य सूची का विषय है। अब जब राज्य कोई कानून बनाते थे भूमि सुधार को लेकर के, तो उसको संपत्ति के मौलिक अधिकार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और चूंकि 44वें संशोधन 1978 के पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो इस आधार पे इन सारे भूमि सुधार कानूनों को चुनौती देनी शुरू हो गई। और चूंकि संपत्ति एक मौलिक अधिकार थी, इसलिए ऐसे भूमि सुधार कानून क्रियान्वित होने में बहुत सारी दिक्कतें उस समय आने लगीं। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए, इन सारी व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसको कहते हैं हम सब प्रथम संशोधन 1951। यह भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन था, यानी कि जो हमारा संविधान का पहला संशोधन हुआ 1951 में, उसका मुख्य मुद्दा यही था कि हम भूमि सुधार कानूनों को कैसे संरक्षित करें और शेष कानूनों को भी संरक्षित करने की बात आई। तो इसमें हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुख्य इसमें जो मुद्दा है वो है भूमि सुधार। तो प्रथम संशोधन 1951 में जो हुआ, उसके द्वारा एक अनुसूची जोड़ी गई जो आप पढ़ चुके हो, और वो अनुसूची क्या थी? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें भूमि सुधार कानूनों को डाल करके इनको न्याय योग्य या वाद योग्य श्रेणी से बाहर कर दिया गया, न्यायोचित श्रेणी से बाहर कर दिया गया, या ये कहा गया कि इनकी समीक्षा नहीं हो सकती, न्यायालय इनकी जांच नहीं कर सकता।
तो यहाँ पे एक मामला उठा कि अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों में कटौती करती हो। और भूमि सुधार कानूनों को जब 51 के तहत यहाँ पर डाल दिया गया तो एक प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा कि क्या जो अनुच्छेद 368 है जिसके तहत संसद संशोधन करती है या जिसके तहत संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन किया है, तो क्या अनुच्छेद 368 मौलिक अधिकारों में संशोधन जो करता है वो अनुच्छेद 13 के तहत किसी विधि या अधिनियम में आता है या नहीं आता है। यानी यहाँ पे प्रश्न ये उठा कि जो अनुच्छेद 13 है वो कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो, लेकिन जब ऐसी विधियां बनी, भूमि सुधार कानून को लेकर के नवी अनुसूची बनी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके, तो ये प्रश्न उठा कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है या नहीं कर सकती है। और एक ये भी प्रश्न उठा कि क्या अनुच्छेद 368 की समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्या अनुच्छेद 13 के तहत अनुच्छेद 368 को भी शामिल माना जाए। और इन सब बातों का या इन सब बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया और उसी को इतिहास में हम सब कहते हैं शंकरी प्रसाद मामला या शंकरी प्रसाद वाद। और शंकरी प्रसाद वाद हुआ था 1951 में। तो शंकरी प्रसाद वाद में इसी बात पर विचार करना था कि जो अनुच्छेद 13 है वो क्या 368 पर लागू होता है या लागू नहीं होता है। यदि संसद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में कोई कटौती करती है तो क्या हमारा अनुच्छेद 13 हमें संरक्षित करता है या नहीं करता है। उस समय ये प्रश्न उठा शंकरी प्रसाद मामले में। तो शंकरी प्रसाद मामले में ये कहा गया, आप इसको ध्यान से सुनना, शंकरी प्रसाद मामले में ये कहा गया कि अनुच्छेद 13 के तहत या अनुच्छेद 13 के दायरे में अनुच्छेद 368 नहीं आता है। यानी उसमें ये माना गया कि अनुच्छेद 368 कोई विधि या कोई अधिनियम नहीं है। किसमें माना गया? शंकरी प्रसाद मामले में। यानी कहा गया कि अनुच्छेद 368 कोई विधि या अधिनियम नहीं है, इसलिए यदि संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है या कोई ऐसी विधि बनाती है जो मौलिक अधिकारों को शून्य करती है, तो हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते या इसकी हम जांच नहीं कर सकते, या फिर कह लीजिए कि हम उसको अनुच्छेद 13 के तहत संरक्षण नहीं दे सकते। यानी शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद की शक्ति है संविधान संशोधन की, वो अनुच्छेद 13 के तहत विचारणीय नहीं है या उस पर विचार नहीं किया जा सकता। तो शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और संसद की मौलिक अधिकार में जो संशोधन करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर है। यानी यहाँ पर मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को मान लिया गया। अब ये प्रश्न फिर से एक बार उठा गोलकनाथ मामले में। गोलकनाथ प्रसिद्ध मामला हुआ था 1967 में। यहाँ पर ध्यान रखना, पिछले एक वीडियो में मुझसे एक पॉइंट मिस हुआ था, मैंने जिसमें बता दिया था कि गोलकनाथ मामले में मौलिक अधिकारों के संशोधन की शक्ति को माना गया था। उसको आप सुधार लेंगे, इसीलिए ये वीडियो बनाने का ये भी एक पर्पस था, क्योंकि वहाँ एक पॉइंट मिस हुआ था और साथ ही इस पूरे मामले को समझाने का भी था। तो गोलकनाथ मामला आया, यानी शंकरी प्रसाद मामले में क्या कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है और उसकी जाँच नहीं की जा सकती। लेकिन गोलकनाथ मामले में शंकरी प्रसाद मामले को पलट दिया गया। ध्यान रखना, यानी गोलकनाथ मामले में शंकरी प्रसाद मामले को पलटते हुए कहा गया कि मौलिक अधिकार जो हैं वो मूल विधियां हैं और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यानी इसमें क्या माना गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यानी यहाँ पे माना गया कि संसद का जो अनुच्छेद 368 के तहत का संविधान संशोधन का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों पर लागू नहीं होता है। अब ये मामला उस समय आया था जब इंदिरा गांधी ने सरकार संभाली ही थी। 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, काफ़ी विवाद हुए, मोरारजी गुट, के कामराज जैसे लोगों का गुट और फिर इंदिरा गुट। तो इंदिरा गांधी को ये मान करके प्रधानमंत्री बना दिया गया था कि वो गूंगी गुड़िया हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। तो इंदिरा गांधी उस समय एक प्रकार से कमज़ोर सरकार चला रही थी। कमज़ोर का मतलब यहाँ पर था कि नेहरू की तुलना में उतना प्रचंड बहुमत नहीं था, कांग्रेस में आंतरिक विभाजन था। तो गोलकनाथ मामला उस समय
जो कह सकते हैं कि जो ये एक टकराव चल रहा था अनुच्छेद 13 और 368 के बीच में, तो पहले शंकरी प्रसाद मामले में 368 को वरीयता दी गई, लेकिन यहाँ पर 368 को 13 से के अधीन मान लिया गया कि अनुच्छेद 13 के तहत जो अनुच्छेद 368 है वो 368 इसके दायरे में आता है और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद को ये अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकारों को सीमित करे। अब ये बहुत ही मुश्किल समय था क्योंकि बहुत सारे भूमि सुधार कानून इसके दायरे में आने वाले थे। तो गोलकनाथ मामले को शून्य करने के लिए या इसके मामले को कमज़ोर करने के लिए एक संशोधन हुआ था जिसको कहा गया था 24वां संशोधन 1971। अगर आप संविधान को ढंग से पढ़ेंगे तो 24वां, 25वां, 26वां संशोधन राजाओं के प्रिवी पर्स से संबंधित था। 24वां, 25वां ये सारे संशोधन इसलिए किए गए थे ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को या गोलकनाथ मामले को निष्प्रभावी घोषित किया जाए। और इस समय एक टकराव भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका और कार्यपालिका को लेकर के था। इंदिरा गांधी एक प्रकार से इस मुद्दे पर बाद में वो चुनाव भी लड़ी कि हम गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐसे तमाम सारे निर्णय आते हैं जो नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मौलिक अधिकारों को वरीयता देते हैं। तो ये सब तमाम मामले थे। तो 24वां संशोधन 1971 किया गया किस मामले को शून्य करने के लिए? गोलकनाथ मामले को। और 24वें संशोधन 1971 में ये कहा गया कि संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है, संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो असीमित है या वो जो है सुप्रीम कोर्ट के दायरे से भी बाहर है। इसलिए संसद कहीं भी संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के रूप में या इंदिरा गांधी के अंदर एक तानाशाह यहीं से पलना शुरू हो रहा था और अपने वादों को या अपने कार्यों को लेकर के काफ़ी मुखर भी थी। बाद में इमरजेंसी जैसी चीज़ें आई। तो 24वें संशोधन 1971 द्वारा ये सुनिश्चित किया गया, ये बताया गया या इसमें ये संशोधन द्वारा ये स्थापित किया गया, खास करके गोलकनाथ मामले को शून्य करने के लिए, कि संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के जांच के दायरे से बाहर है और संसद मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान के अन्य भागों में भी संशोधन कर सकती है। तो जैसा मैंने बताया कि ये सारे संशोधन क्यों हुए, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया। वहाँ पे मुआवजे को लेकर के, मौलिक अधिकार को लेकर के बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि यहाँ तक संपत्ति एक मौलिक अधिकार था। भूमि सुधार का पहले मामला चल रहा था। तो इन सारे मामलों को शून्य करने के लिए इंदिरा गांधी ने 24वें, 25वें और राजाओं से निपटने के लिए उन्होंने 26वां संविधान संशोधन किया। तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सर्वोच्चता प्रदान की गई। अब यहीं से मामला बिगड़ चुका था और फिर बाद में केशवानंद भारती निर्णय जो आया वो एक संतुलित निर्णय था, जिसने संसद के संशोधन शक्ति के साथ साथ मौलिक ढांचे के सिद्धांत को भी स्थापित किया। यानी क्रम से आप समझेंगे, शंकरी प्रसाद मामले में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो संशोधन करेगी वो अनुच्छेद 13 के दायरे में नहीं आएंगे। गोलकनाथ मामले में शंकरी प्रसाद मामले को उलटते हुए कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं करेगी। अब संसद ने क्या किया, 24वां संशोधन 1971 पारित करके ये कहा कि संविधान संशोधन कोई साधारण विधि नहीं है। और अनुच्छेद 13 में भी एक संशोधन कर दिया गया कि संविधान संशोधन कोई साधारण विधि नहीं है। यदि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन किया जाता है तो वो साधारण विधि नहीं है और न्यायालय इसकी जाँच नहीं कर सकता। और ये तमाम सारे मामले अंत में आकर के केशवानंद भारती वाद में समाप्त हुए। केशवानंद भारती मामला भारतीय संविधान का एक प्रकार से बहुत बड़ा मामला है। केशवानंद केरल के एक शंकराचार्य थे और उनकी बहुत सारी ज़मीनें थी जो राज्य द्वारा हड़प ली गई या राज्य द्वारा कह सकते हैं कि अधिग्रहित कर ली गई। और उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो नानी पालकीवाला उस समय केशवानंद की तरफ से केस लड़ रहे थे। और इस समय तक इंदिरा गांधी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर और उसके बाद जब उनको बहुमत मिला चुनाव में तो उन्होंने फिर बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो काफ़ी मतलब इस बात को लेकर के थे कि संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका सर्वोच्च है। ये विवाद उस समय चल रहा था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 24वां, 25वां, 26वां संशोधन हुआ, राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए गए। तो तमाम ऐसी स्थितियाँ आई और इंदिरा गांधी ने ये बताने का भी प्रयास किया कि वो नीति निर्देशक तत्वों के साथ हैं, वो भारत की आम जनता के साथ हैं, वो किसी खास राजा महाराजा भूमि स्वामी आदि के साथ नहीं है। तो केशवानंद भारती मामला भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा मामला था। तो केशवानंद भारती मामले में क्या कहा गया, केशवानंद भारती मामले में एक निर्णय आया जो उस समय कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ तो नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी इस निर्णय से बहुत संतुष्ट नहीं थी।
केशवानंद भारतीवाद में दो चीज़ें साफ साफ कही गई। एक कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया गया, यानी कि गोलकनाथ जो मामला था उस मामले में थोड़ा सुधार किया गया। साथ ही साथ केशवानंद भारती मामले में ये भी कहा गया कि अब तक के जो भी संशोधन हुए हैं वो वैध हैं, यानी कि जो 24वां, 25वां, 26वां हुआ है वो वैध हैं, यानी कि उनकी जांच नहीं की जाएगी। 9वीं अनुसूची में भी कहा गया कि 73 के पहले के मामलों की जांच नहीं होगी, लेकिन 73 के बाद जो मामले इसमें शामिल किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा होगी। तो मतलब एक प्रकार से केशवानंद भारती मामले में सरकार को राहत मिल गई कि अब तक उसने जो भी संशोधन किए हैं, 9वीं अनुसूची में जो विषय डाले हैं वो सुरक्षित हैं। लेकिन केशवानंद भारती मामले में यहीं पर एक सिद्धांत आया जिसको हम सब कहते हैं मौलिक ढांचे का सिद्धांत। केशवानंद भारती मामला बहुत बड़ा मामला था। संविधान की सबसे बड़ी पीठ, 13 सदस्यीय पीठ, उस समय 13 ही न्यायाधीश हुआ करते थे, सभी के सभी इस पीठ में शामिल थे और निर्णय भी 7-6 के बहुमत से आया था। तो केशवानंद भारती मामले में मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया गया, यानी केशवानंद भारती में दोनों चीज़ें दी गई। एक कहा गया कि संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है अनुच्छेद 368 के तहत उसको मान्यता दी गई, लेकिन एक चीज़ और कही गई कि संसद मौलिक ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती या मौलिक ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती, और यदि वो ऐसा करती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो केशवानंद भारती मामले में ये स्पष्ट हुआ कि अनुच्छेद 13 के तहत या अनुच्छेद 13 के तहत अनुच्छेद 368 की भी समीक्षा की जा सकती है। यदि वो संशोधन मौलिक अधिकारों को सीमित करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो शंकरी प्रसाद मामले में जो 368 को 13 के ऊपर रखा गया था, फिर केशवानंद में 13 को ऊपर रख दिया गया, यहाँ पर दोनों के संतुलन को अपनाया गया। तो मौलिक ढांचे का सिद्धांत भी यहाँ से निकला और साथ ही साथ संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को भी माना गया। लेकिन इसके बाद फिर आपातकाल लगा, इमरजेंसी आई और फिर भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ जिसको हम सब कहते हैं 42वां संशोधन 1976। इसको आपने सुना होगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और 42वें संशोधन 1976 के द्वारा फिर से अनुच्छेद 368 में संशोधन किए गए और 368(4), 368(5) जैसे नए आर्टिकल जोड़ करके ये फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया। 42वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर दिए गए। संविधान संशोधन प्रक्रिया में ही संशोधन करके कहा गया कि संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा से बाहर है, संविधान संशोधन की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। यानी कि जो 42वां संशोधन 1976 था वो इस मौलिक ढांचे के सिद्धांत को समाप्त करने के लिए था। केशवानंद भारती मामले में क्या कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति मौलिक ढांचे के सिद्धांत के ऊपर नहीं है, मौलिक ढांचे के सिद्धांत के आधार पर उसकी समीक्षा हो सकती है। इंदिरा गांधी सरकार ने जब आपातकाल लगाया तो 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करके यह स्थापित कर दिया, 368(4), 368(5) में। तो 368(4) और 368(5) क्या कहा गया कि संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो सर्वोच्च है और उसकी कोई समीक्षा नहीं हो सकती। यानी कि 42वें संशोधन द्वारा इस मौलिक ढांचे के सिद्धांत को समाप्त करने का प्रयास किया गया। और इसके बाद फिर एक प्रसिद्ध मामला हुआ जिसको हम मिनर्वा मिल्स मामला कहते हैं। और ये मामला हुआ था 1980 में। तो एक मामला आया फिर, यानी 42वें संशोधन 1976 के बाद एक मामला आया जिसको कहा गया मिनर्वा मिल्स मामला। और मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 368(4) और 368(5) अनुच्छेदों को रद्द करते हुए ये कहा कि न्यायिक समीक्षा खुद एक मौलिक ढांचा है, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा एक मौलिक ढांचा है। इसलिए जो अनुच्छेद 368(4) और 368(5) जोड़े गए हैं वो वैध नहीं है और इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से जाकर के केशवानंद और मिनर्वा मिल्स मामले में ये बातें स्थापित हुई और मौलिक ढांचे के सिद्धांत को फिर मामला या फिर एक प्रकार से वरीयता मिली। उसके बाद फिर एक और वाद है, आप चाहें तो याद रखेंगे, I.R. कोहिलोवाद।
आई.आर. कोहिलो जो वाद है वो 2007 में आया था। आई.आर. कोहिलोवाद में इस बात पर विचार किया गया था कि क्या जो नवीं अनुसूची है उसकी समीक्षा हो सकती है। तो ये माना गया कि नवीं अनुसूची में जो कानून डाले जाएंगे उनकी समीक्षा हो सकती है, लेकिन वहाँ पर केशवानंद में एक जो डेट बताई गई थी कि 1973 के पहले के मामलों की समीक्षा नहीं की जाएगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा आई.आर. कोहिलोवाद में कि नवीं अनुसूची का यदि कोई भी मामला मौलिक ढांचे को सीमित करता है, यानी कि अगर कोई कानून नवीं अनुसूची में डाल दिया जाए और वो मौलिक ढांचे को प्रभावित करने वाला है तो उसकी भी समीक्षा की जा सकती है। तो इस तरह से मौलिक अधिकारों को लेकर के, खास करके संपत्ति के अधिकार को लेकर के, अनुच्छेद 13 को लेकर के, अनुच्छेद 368 को लेकर के जो विवाद थे, उन विवादों से ये सारे सिद्धांत निकलते हैं। इसको आप देखेंगे, ये मुख्य परीक्षा के साथ साथ आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे और वो जो एक त्रुटि हुई थी एक वीडियो में उसको आप सुधार लेंगे।